हाय एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे इंडसइंड बैंक की। बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था इसके लिए भी कि इसके ऊपर वीडियोस बनाओ, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। और मुझे भी पहले भी ट्रैक करता था एंड आई वाज एक्साइटेड कि इसका अर्निंग्स कॉल कैसा हुआ होगा। अभी तो ट्रांसक्रिप्ट भी आ गया इसके अर्निंग्स कॉल का, तो थोड़ा इजी था समझना, डिस्कस करना। तो आज समझेंगे कि इंडसइंड बैंक में क्या हुआ है। और सिर्फ इंडसइंड बैंक नहीं, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मैं यहाँ पे इंडसइंड बैंक डिस्कस कर रहा हूँ तो आप ये मत समझो कि उस एनालिसिस को यूज़ करके आपको सिर्फ इंडसइंड ही समझ आएगा। कोई भी बड़ा बैंक है, जो भी प्राइवेट बैंक हो या आपका पब्लिक सेक्टर बैंक हो, जो लार्ज बैंक है, आपको समझ आएगा कि उसको भी कैसे एनालाइज करना है। पैरामीटर्स चेंज नहीं हो सकते हैं। एक बिजनेस है, दो अलग अलग बैंक्स है, वो डिफरेंट हो सकता है कि किस सेगमेंट में वो केटर कर रहा है। लेकिन अगर हमको उसका फॉरवर्ड फ्लो देखना है या कलेक्शन एफिशिएंसी देखना है या किस सेगमेंट में कौन सा अकाउंट एसएमए में, कितने अकाउंट्स एसएमए में चले गए, उसका आरओए, आरओई, जीएनपीए, एनएनपीए, ये सब का फिगर, इनका मतलब चेंज नहीं हो सकता है। आपको ये चीज़ समझनी है। तो सिर्फ बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारा रिक्वेस्ट आता है कि इंडसइंड पे बनाओ, आज इस पे बनाओ, आज उस पे बनाओ, कभी अरमान पे बनाओ, कभी स्पंदना पे बनाओ। तो उतना सारा ऑब्वियसली, एक मेरे लिए उतना सब कंपनीज को ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट ऑब्वियसली हो ही जाएगा ना। एक अकेला बंदा कितना डिस्कस करेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर मैं इंडसइंड को कर रहा हूँ तो आप कोई भी प्राइवेट बैंक पकड़ो, आप एक्सिस पकड़ो, आईसीआईसीआई पकड़ो, तो अलोंग द सेम लाइन्स यू कैन एनालाइज दैट बैंक। और उज्जीवन का मैंने पहले डिस्कस किया था इससे एक दो दिन पहले, तो आप उसको देख के एक्विटास का कर सकते हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को कर सकते हो। स्मॉल फाइनेंस बैंक आप उसे देख के कर सकते हो। इवन दो एक दो चीज़ें मैं और एक दो बैंक्स और डिस्कस करूँगा स्मॉल फाइनेंस वाले सेगमेंट में, लेकिन सारे आई कैन नॉट पॉसिबली कवर इट ऑल। तो इंडसइंड बैंक में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे जो एक प्रॉब्लम चल रहा है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो द मेजर पार्ट ऑफ इट इज़ इन पर्सनल लोन्स, या तो जो अनसिक्योर्ड है, और एक एमएफआई में जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप होता है, जेएलजी, मतलब जिसमें हम तीन चार महिलाओं को पकड़ते हैं, गांव के पेड़ के नीचे बिठाते हैं कलेक्शन सेंटर्स में, और वहाँ पे उनको जिस जो उनका सेंट्रल मीटिंग अटेंडेंस होता है, उनको देखते हैं कि मतलब किस हिसाब से इनको लोन देना है। तो छोटे छोटे टिकट साइजेस में हम उनको लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज फंडिंग ऊपर से ही रुक गई है। एक एक इंसान है जिसने तीन चार लेट्स से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस से लोन लिया है, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज से लोन लिया है, स्पंदना से लोन लिया है, इंडसइंड से लोन लिया है। उसके तो अकेले के ही चार लेंडर्स हो गए। किसी से उसने 10,000 का लिया है, किसी से 50 का लिया है, किसी से 30 का लिया है, किसी से 40 का लिया है। अब जब नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग उसके लिए बंद हो जाएगी तो वो बाकी के लोन्स कैसे चुकाएगा। अगर फ्लड आ गई उसके एरिया में, या वेस्ट बंगाल में भी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पंजाब में पहले चला था, असम में बहुत चल रहा है, बिहार में चल रहा है, माइग्रेशन, फ्लड्स, तो उनकी आमदनी रुक जाती है। अब उनका लाइवलीहुड रुक गया, वो इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उनके सर पे लोन है, जो जो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म लोन होता है, तो वो वापस कैसे करेंगे। तो पूरा एक डोमिनो इफेक्ट आता है, पूरा इंडस्ट्री से परेशान है इस टाइम पे। तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ इंडसेंट परेशान है, माइक्रो फाइनेंस की प्रॉब्लम हर किसी को फेस करनी पड़ रही है एज ऑफ नाउ। और प्रॉब्लम इंडसइंड बैंक के साथ क्या है कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला इनका सेगमेंट है, जिसमें ये छोटे टिकट साइजेस के लोन्स देते हैं, वो पहले 11% था, इससे पहले वाले क्वार्टर में देखूं अब ड्रॉप करके वो 9% पे आ गया। 9% इज स्टिल अ ह्यूज प्रपोर्शन टू योर ओवरऑल लोन्स। अगर मैं आईडीएफसी की बात करूं, उसको भी माइक्रो फाइनेंस से परेशान किया है, और उसका सिर्फ 6% का एलोकेशन था माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में। तो इसका तो 9% है, इसको भी प्रॉब्लम आएगा ही ना, ऑफ कोर्स। बाकी इसका हम अगर इनकम स्टेटमेंट चेक करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आप अगर नेट टोटल इनकम देखेंगे Q2 FY25 में, तो वो सिर्फ 2% से बढ़ा है, सिर्फ 2% से। और इससे पहले वाले का अगर मैं आपको बताऊं तो वो 11% से बढ़ा था इससे पहले वाले क्वार्टर में, YOY ग्रोथ। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूं, मीन्स टोटल इनकम में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनेगा। तो वो 8% डाउन चला गया इस क्वार्टर में, YOY अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ। और इससे पहले वाले अगर क्वार्टर की मैं बात करता तो वो 3% से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अप था, इस बार ये 8% से डाउन हो गया है। फिर नीचे प्रोविजंस को और कॉन्टीजेंसी को माइनस करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। तो वो 39% से डाउन रहा है YOY अगर मैं सेकेंड क्वार्टर की बात करूँ। और इससे पहले वाले क्वार्टर में Q1 की अगर मैं बात करता तो वो 2% का फिगर था उस टाइम पे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40% से डाउन रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q2 FY25 में। इसका एक रीज़न ये भी था
कि इन्होंने कंटिंजेंसी प्रोविज़न बनाया। कंटिंजेंसी प्रोविज़न कोई भी बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब बनाता है जब उसे लगता है कि यार अभी हमारा फाइनेंशियल्स ठीक चल रहा है, अभी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है एटलीस्ट, तो अभी हम पैसा साइड करके रख देते हैं। आगे जाके अगर हमको लग रहा है कि मैंने माइक्रो फाइनेंस ठीक करेगा, बट ऑन दी अदर साइड नहीं करता है, लेट्स से नहीं करता है ठीक, क्रेडिट कार्ड वाला इनको लग रहा है कि ठीक करेगा, लेट्स से नहीं करता है ठीक, तो वहाँ पे उस टाइम पे पैसा चाहिए। तो आपको अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ना कुछ कंटिंजेंसी प्रोविजंस होने चाहिए। कंटिंजेंसी प्रोविजंस आपके ईसीएल प्रोविजन से अलग होते हैं। जो नॉर्मल प्रोविजंस होते हैं, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेथडोलॉजी से जो प्रोविजंस निकाले जाते हैं वो अलग होते हैं। दे गो टुवर्ड्स ईसीएल, वो कंपलसरी होते हैं कि आपको ये तो करना ही है, मैंडेटेड होते हैं रेगुलेटर के एंड से। लेकिन जो कंटिंजेंसी है वो आप अपने हिसाब से देखते हैं कि यार अभी बैंक अच्छा कर रहा है तो हम अच्छे टाइम पे, जैसे एचडीएफसी करता है, जब वो अच्छा कर रहा होता है तो अपने प्रॉफिट में से पैसा रोक के रख लेता है कि यार बुरे वक्त में काम आएगा, आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। तो इन्होंने इस बारी कंटिंजेंसी प्रोविजंस आप देखोगे तो अपनी स्क्रीन पे देखो, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी वाला फिगर जो है Q2 FY24 में वो 974 करोड़ का था और इस बारी 1820 करोड़ का हो गया। इसमें प्रोविजंस भी हैं और कंटिंजेंसी प्रोविजंस अलग दोनों हैं इसमें, तो वो 87% से बढ़ गया। अब जब आपके प्रोविजंस और कंटिंजेंसी 87% से बढ़ेगा तो आपको जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है दोनों में दिक्कत आएगी। तो इस बार आप देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40% से डिक्लाइन हुआ है, पिछली बार एटलीस्ट 2% का इसमें ग्रोथ था। तो Q2 Q2 और इनफैक्ट Q1 भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा था इस बैंक के लिए, खराब ही रहा था, 2-3 क्वार्टर से स्ट्रगल कर रहा है और Q2 तो इसका और ही ज़्यादा खराब रहा था। तो ये रहा इसका इनकम स्टेटमेंट। अभी इसके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है। अब मैं व्हीकल फाइनेंस की बात करूं, इसका 26% एलोकेशन व्हीकल फाइनेंस में आता है। व्हीकल फाइनेंस मतलब ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को फाइनेंस करती है, ये पैसेंजर व्हीकल्स को फाइनेंस करती है, ये कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करती है, ये यूज्ड व्हीलर्स को भी करती यूज्ड व्हीकल्स को भी करती है, टू व्हीलर्स को भी फाइनेंस करती है, ट्रैक्टर्स को भी करती है। बट ये ट्रैक्टर्स और टू व्हीलर्स में इसको अभी रिस्क लग रहा है इस वाले पोर्शन में, तो ये इसने अपना जो डिसबर्समेंट है इस वाले सेगमेंट में ये अभी अपना स्केल डाउन कर रखा है। तो आप अगर देखेंगे व्हीकल फाइनेंस 26% पोर्टफोलियो है, बहुत ही बड़ा। आप लगाओ 1/4 ऑफ द एंटायर लोन्स दैट इंडसइंड बैंक गिव्स इज रिलेटेड टू व्हीकल फाइनेंस। तो व्हीकल फाइनेंस में अगर दिक्कत आएगी तो इनको भी दिक्कत का सामना फेस करना पड़ेगा। तो व्हीकल फाइनेंस पिछले 1-2 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन कंपनी का कहना यह है, दो चीज़ें इसके पीछे, दो रीजन है। फर्स्ट, एक तो ओवरऑल इंडस्ट्री, आप अगर OEMs को चेक करें, डीलर्स के पास इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, सेल्स नहीं है, 2 या 3% का सेल्स ग्रोथ लॉक करके गई हैं जो अभी पैसेंजर व्हीकल्स की हमारी OEMs हैं, जितनी भी OEMs हैं, तो वो हमारी 2 या 3% का फिगर उनका सेल्स ग्रोथ था। जब इंडस्ट्री इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है, मतलब पैसेंजर व्हीकल्स का डिमांड नहीं है इस टाइम पे, ग्रो कर रही है लेकिन ऑन एन एक्सेसिवली हाई बेस, बहुत पिछला बेस जो था वो बहुत हाई था, तो उसके ऊपर एक साथ बहुत ज़्यादा आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जब पूरा इंडस्ट्री अगर ठीक से ग्रो नहीं कर रहा है तो ये वाला सेगमेंट कैसे ग्रो करेगा। तो जितना मुझे ध्यान आ रहा है 10-11% से ही ग्रो कर रहे हैं। इसमें आप लोन बुक देखो व्हीकल फाइनेंस की, 10% YOY ग्रो किया है। आप चार चीज़ें अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक तो पहला टेबल है, उसको छोड़ दो, ओवरव्यू ऑफ व्हीकल फाइनेंस डिवीजन, उसे छोड़ दो। अभी पाई चार्ट भी आप छोड़ दो जो इन्होंने सर्कल वाला बना रखा है। तो आप तीसरा ग्राफ चेक करो, व्हीकल फाइनेंस का लोन बुक। आपको पाई चार्ट देखना है तो आप रुक पॉज करके देख सकते हो कि व्हीकल फाइनेंस में भी कौन कौन से इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। पैसेंजर व्हीकल कितना है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कितना है, तो वो आप देख सकते हो। व्हीकल फाइनेंस के बुक आप देखोगे तो 10% YOY का ग्रोथ आया है और 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ आया है। पहले इससे ज़्यादा ग्रो किया करता था। मैनेजमेंट अब ये कह रहा है, एक तो प्रॉब्लम मैंने बताया कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, और दूसरा जैसे माइक्रो फाइनेंस में और क्रेडिट कार्ड जहाँ पे भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग है वहाँ पे इनको ऑलरेडी दिक्कत लग रही थी, और उसके साथ साथ इनको यूज्ड व्हीकल्स में भी और इनके टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर वाले सेगमेंट में भी इनको दिक्कत लग रही थी। तो वहाँ पे भी डिसबर्समेंट इन्होंने स्लो कर दिया है, अपने मतलब ग्रोथ को रोक के रखा है। तो इस वजह से इनका व्हीकल वाला सेगमेंट भी अभी ग्रो नहीं कर रहा है। कमेंट्री क्या आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से, वो ये आ रही है कि अभी फेस्टिव सीजन आया है और हिस्टोरिकली जो Q3 और Q4 जो है H2, वो व्हीकल फाइनेंस वाले सेगमेंट के लिए हमेशा से अच्छा रहा है। तो मैनेजमेंट इज़ होपफुल, बट ये तो हर कोई मैनेजमेंट आके कहेगा। आपको मैनेजमेंट आके कह रहा है कि वी आर होपफुल, वी आर होपफुल, वी आर होपफुल, हम करेंगे करेंगे करेंगे, आपको एकदम आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। एक ये बहुत नाइव इन्वेस्टर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि मैनेजमेंट ने जो कहा उसको ऐसा लगता है कि बस अब Q3 में हम बैठ के टांग पे टांग रख के बैठ सकते हैं, अपना एक
सिगार पीते हुए बैठ सकते हैं, कुछ नहीं होगा, एकदम रिजल्ट ठीक आएगा। अब जैसे अब सम्मान कैपिटल का रिजल्ट आया कल, मैंने कल वाली वीडियो में ही बोल दिया था कि यार ये सम्मान कैपिटल अब मेरे को इतना ठीक नहीं लग रहा है, बस स्टोरी 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 बना रहा है। और रिजल्ट आया तो और मतलब इतना खतरनाक रिजल्ट था उसका, तो इतना सारा लॉस बढ़ गया है। रीज़न क्या है क्या नहीं है वो तो खैर मैं आगे एक वीडियो में डेफिनेटली उसको डिस्कस करूँगा और इतनी धुलाई करूँगा मैनेजमेंट की वीडियो में, अगर मुझे पसंद नहीं आया कि वो मतलब स्टोरीज आप बुन रहे हो। अब आपने इतनी अगर कंटिजेंसी, आपको इतने बड़े प्रोविजंस लेने थे तो नाम चेंज करने से पहले ले लेते ना। आपने नाम चेंज किया, अब सबको ये यकीन दिलवाया कि ओके अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू ठीक हो गया है, अब फिर आपने इतना बड़ा ये अब क्या बोलूँ इसे, बकचोदी हुई, इतनी बड़ी बकचोदी कर दी। अब व्हीकल फाइनेंस की हम बात करते हैं। 10% YoY से इन्होंने ग्रोथ किया, ये तो मैंने बता दिया। डिसबर्समेंट आप देखो, डिसबर्समेंट इन्होंने रोक के रखे हैं। डिसबर्समेंट की जब आप बात करोगे तो 16% YoY का ग्रोथ आया, डी ग्रोथ आया है, और 5% QoQ का डी ग्रोथ आया है। तो जैसे मैंने बताया, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं डिसबर्समेंट में। डिसबर्समेंट एक तो लोन बुक होता है जो पहले से बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। एक होता है डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट होता है एट द इंस्टेंट कि इस क्वार्टर में आपने कितने डिसबर्स किए हैं। तो डिसबर्समेंट में स्लो डाउन है, 16% आप देख रहे हैं अपने हिसाब से। बाकी दूसरी बुक माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस इज ऑल्सो 9% ऑफ द इंटायर लोन पोर्टफोलियो फॉर दिस बैंक। अभी वो कैसा कर रहा है, अभी आप देखो माइक्रो फाइनेंस की जो लोन बुक है वो 5%। एक तो आपको साइड में ज्ञान दिख रहा होगा, सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडर, ये आप छोड़ दो। आप साइड के जो बार ग्राफ्स हैं उसमें आओ। माइक्रो फाइनेंस लोन बुक जो है वो 5% YoY ग्रोथ करी है, ठीक है, और 12% QoQ सॉरी डी ग्रोथ करी है, और 12% QoQ डी ग्रोथ करी है। तो ये तो मतलब अंडरस्टूड है, ये तो गिवन था कि ये डी ग्रो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज जिस सेगमेंट में आपको रिस्क आ रहा है आप और कैसे पैसा डाल सकते हैं उस सेगमेंट में, और कैसे डिसबर्स कर सकते हैं उस सेगमेंट में। तो ये अंडरस्टूड था। अभी इसमें हमको दो तीन चीज़ें समझनी है कि माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में क्या हो रहा है। हिस्टोरिकली माइक्रो फाइनेंस में अगर हम फॉरवर्ड फ्लो समझें, एंड आई एम प्रिटी श्योर मतलब अगर किसी ने आपको आज से पहले फॉरवर्ड फ्लो का मतलब समझाया है क्या होता है इतने डीप में जाके, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना किस चैनल से आपको वो सुनने को मिला है, तो मैं भी उस चैनल को फ्लो करूँगा, बिकॉज फॉलो करूँगा। कोई नहीं बताता ये चीज़ आपको, ये सब बताते कि GNPA कितना बढ़िया, NNPA कितना बढ़िया। अरे भाई, GNPA NNPA तो बैकवर्ड लुकिंग होता है। आपको GNPA NNPA आज देख के क्या पता चल गया, आपको बस ये पता चल रहा है अच्छा ठीक है बैंक अच्छा नहीं कर रहा है, आगे का आपको कैसे सेंस पता चलेगा GNPA NNPA से। ये सब बकवास चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई आके आपको वीडियो बना रहा है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और सिर्फ GNPA NNPA का फिगर रट के चला जा रहा है ना, तो क्या आप लोग अंधे हो? क्या आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखना नहीं आता है? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि GNPA NNPA का फिगर क्या है? वो अगर दूसरा कोई आपको क्या कोई दूसरा इंसान चाहिए जो वीडियो बना के आपको GNPA NNPA का फिगर बताए? डिटेल में जाना सीखो। GNPA NNPA का फिगर आज की डेट में देख के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आगे का कैसे पता चलेगा कि आगे कैसी चीज़ें होंगी, आगे का कैसा GNPA का फ्लो रहने वाला है, वो हमें पता चलता है फॉरवर्ड फ्लो से। फॉरवर्ड फ्लो क्या होता है, मैंने आपको बहुत बारी बताया, बकेट्स होती हैं। एक तो जीरो बकेट हो गई, 30 बकेट हो गई, 30 DPD बकेट हो गई, डेज पास ड्यू। 30 DPD बकेट मतलब आज मेरी EMI, मेरे एक कस्टमर का EMI आज आना था, नहीं आया, 30 दिन हो गए नहीं आया, तो वो 30 DPD बकेट पे चला जाएगा। मतलब डेज पास्ट ड्यू, 30 डेज पास्ट ड्यू, 30 दिन हो चुके हैं इसको, इसके EMI को पास्ट हुए हुए, अब ये नहीं आ रहा है। 60 DPD मतलब 60 दिन हो चुके हैं उसको। 90 DPD मतलब 90 डेज हैव बीन पास्ड सिंस दिस EMI वॉज पेंडिंग। अभी उस तक उसका EMI नहीं आया है, 90 दिन हो गए हैं। अब तो 90 दिन बाद आपका रूल होता है कि आपको उसको नॉन परफॉर्मिंग उसको बना देना पड़ता है, नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर करना पड़ता है, और वो NPA चला जाता है आपका। तो जो 30 to 90 DPD बकेट है ना, उसमें अगर किस हिसाब से आपका फ्लो आ रहा है, मतलब लेट्स से Q1 में अगर 2.5% ऑफ द कस्टमर्स वर इन MFI सेगमेंट, मैं सिर्फ MFI सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। इस इंडसइंड बैंक के डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे मैंने व्हीकल डिस्कस किया, और इसका MSME है, कॉर्पोरेट बुक है, और रिटेल फाइनेंस है। मैं अभी सिर्फ MFI की बात कर रहा हूँ। तो MFI सेगमेंट में इसके पहले वाले क्वार्टर में आई थिंक 2.5% फॉरवर्ड फ्लो था DPD का। मतलब 30 ऐसे कस्टमर्स जिनको EMI मिस करे हुए 30 से 90 दिन के बीच में हो गए हैं, वो थे 2.5% ऑफ द एंटायर कस्टमर्स। ठीक है, जितने भी MFI कस्टमर्स थे, माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स थे, 2.5% ऐसे थे जिनकी EMI आए हुए 30 से 90 दिन हो गए हैं। ये Q1 का हाल था। Q2 में आते आते वो 2.5% का फिगर 4.5% का फिगर पे जंप हो गया है। तो मतलब इसका क्या है कि आपका फॉरवर्ड फ्लो जो है
मतलब एक कस्टमर पहले 0 डीपीडी में रहता है, जब उसका कोई भी परेशानी नहीं होती है, लोन टाइम पे आता है, फिर उसका फॉरवर्ड फ्लो मतलब वो 30 डीपीडी पे जाएगा, फिर 30 दिन बाद फिर पैसा नहीं आया उससे तो वो 60 डीपीडी में जाएगा, फिर 90 में जाएगा, फिर वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, एनपीए हो जाता है। तो इस केस में हिस्टोरिकली ऑन एन एवरेज कंपनी ने ये नोटिस किया है कि एमएफआई वाले सेगमेंट में जो डीपीडी बकेट 30 से 90 डीपीडी बकेट्स में जितने भी कस्टमर्स हैं उनमें से 60 टू 70, लेट्स से अगर 100 कस्टमर्स 30 टू 90 डीपीडी वाले बकेट में हैं तो उसमें से 60 टू 70% मतलब 60 टू 70 कस्टमर्स आपके एनपीए हो ही जाते हैं। तो इस बारी कंपनी क्या कह रही है कि हमने कलेक्शंस पे बहुत काम किया है, पर्टिकुलरली 30 टू 90 डीपीडी के रेंज पे हमने बहुत काम किया है, अपने रिसोर्सेज लगाए हैं, और हमारा ट्राई ये है कि हम ये 60 टू 70% जो 30 टू 90 डीपीडी में से फ्लो होके एनपीए में चले जाते हैं, हमको कोशिश करनी है कि 60 टू 70 का फिगर कम होके 50 टू 60% पे रह जाए। मतलब जहाँ 100 में से ऐसे 100 कस्टमर्स जो 30 से 90 डेज तक जिनका ईएमआई नहीं आया, यूजुअली उनमें से 60 टू 70 नॉन परफॉर्मिंग हो ही जाते, इनका ट्रेंड रहा है। लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कलेक्शन पे कि इस 60 टू 70 नॉन परफॉर्मिंग में नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ 40 टू 50% जाएं, और हम इससे भी ज़्यादा कोशिश करेंगे 10-15% और नीचे ये नंबर रहे। अब रहेगा नहीं रहेगा वो हमें नहीं पता है, लेकिन फॉरवर्ड फ्लो से आपको क्या पता चला कि इसका जो आगे वाला एनपीए का फिगर है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकता है, एक इंडिकेशन मिला कि हमको आ सकता है। अब वो नहीं कैसे आ सकता है, अगर वो नहीं मतलब हमको समझ आ रहा है कि फॉरवर्ड फ्लो 2.5% से लेके 4.5% तक चला गया है, तो हमको समझ आया कि जो आज का जीएनपीए एनएनपीए का फिगर है इसे देख के कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप उठा के फाड़ के फेंक दो गंगा में, कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब अब हमको जब 2.5% से वो फ्लो होके 4.5 आ गया है, तो हमको ये एक दिमाग में ये चीज़ बैठा देनी है कि वो अब आगे जाके ये जीएनपीए एनएनपीए बढ़ेगा। अब क्या ऐसा हो सकता है कि जीएनपीए एनएनपीए ना बढ़े? हमको तो एकदम बहुत एक्टिव रहना है ना इन्वेस्टिंग में, तो हम मान के चलेंगे कि बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं, इस केस में नहीं बढ़ेगा जब इस कंपनी ने इस क्वार्टर में कुछ ऐसा मिरेकल कर दिया कि सारे जो ईएमआई में कस्टमर्स फंसे हुए थे 30 टू 90 डीपीडी में, सबको वापस लेके चली गई 0 डीपीडी में, 30 डीपी से 0 टू 30 डीपीडी पे लेके आ गई। वो कब होगा? जब कंपनी बहुत अच्छे से कलेक्ट करेगी, कंपनी की जो कलेक्शन टीम है घर घर जाके पैसा रिकवर करेगी, अगर कर पाई तो आगे जाके जीएनपीए एनएनपीए नहीं होंगे, बट अभी दिख रहा है कि आगे जाके जीएनपीए एनएनपीए नहीं होंगे। एंड दैट्स वाई अगर सिर्फ जीएनपीए एनएनपीए का फिगर कोई रट के जा रहा है ना आपके आगे, उसका चैनल को ब्लॉक कर दो, कोई इंपॉर्टेंट इंसाइट आपको नहीं मिल रही है। और इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि बहुत लोग होंगे जो बोलेंगे यार फ्रेश एलोकेशन बनाए, मैं बोलूँगा नहीं, आपको फॉरवर्ड फ्लो नज़र आ रहा है जो कोई नहीं आपको बता रहा है, आपको फॉरवर्ड फ्लो नज़र आ रहा है 2.5% से 4.5% हो चुका है वो, तो इस पॉइंट इन टाइम पे कोई सेंस बनता है कि मतलब आप इंडस्ट्री में पोजीशन लेके बैठ जाओ? कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अभी हमको जीएनपी एनएनपी का यहाँ से हमको लगता है आगे बढ़ सकता है, मैनेजमेंट कुछ कमाल कर दे तो हमको रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तो नहीं पता है। तो कोई फ्रेश एलोकेशन के लिए तो मैं कहूँगा आपको वेट करो अंटिल जब आपको ट्रेंड ठीक लगेगा कि ये फॉरवर्ड फ्लो कम हो गया। ऑब्वियसली आगे क्वार्टर्स में आके मैं बताऊंगा कि फॉरवर्ड फ्लो कैसा रहा है और आगे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जीएनपी एनएनपी को ट्रेंड होते हुए। तो एब्सोल्यूट नंबर से कोई फ़ायदा नहीं है, एब्सोल्यूट नंबर से आप देखोगे तो। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस हो गया। कॉरपोरेट बुक का कोई बहुत बुरा हाल नहीं है, कॉरपोरेट बुक इसकी अच्छी कर रही है। इसका मैं आपको बता दूं, ये थोड़े डिफरेंट आपके जो एक्सिस वगैरह है, एचडीएफसी वगैरह है, उनसे थोड़ा अलग है। इसका कॉरपोरेट वाला जो साइड है ना वो ऑलमोस्ट कितना है, कॉरपोरेट बैंकिंग इसका 46% है, मतलब ये कॉरपोरेट्स को लोन देती है, चाहे वो लार्ज कॉरपोरेट्स हों। लार्ज कॉरपोरेट की जो लोन ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो है, आई थिंक 14% के अराउंड है, और जो मिड और स्मॉल कॉरपोरेट का जो लोन ग्रोथ है वो 18% के अराउंड है। तो क्यूमुलेटिवली दो इस सेगमेंट में कॉरपोरेट वाले पोर्टफोलियो में 16% से इसने ग्रो किया है, विच इज़ अ गुड इनफ। ये लेकिन सिक्योर्ड पोर्टफोलियो, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अब दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और ये वीडियो बाय द वे लंबा होगा, तो आपको अगर और इनसाइट चाहिए आगे के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा वीडियो पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ। तो आपको दो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, सिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन होता है। जब आप सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट लोन है वो सिक्योर्ड लोन होगा,
तो आपको उसमें आप मनचाहा यील्ड नहीं ले सकते हो, आप मनचाहे रेट पे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते हो। लेकिन जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, क्रेडिट कार्ड वाला सेगमेंट है, पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है, जो अनसिक्योर्ड है, आप कुछ ले नहीं रहे हो कस्टमर से कोलेटरल, तो वहाँ पे आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। तो आपका जो वो आपका जो यील्ड है, जो आप पैसा कमाओगे, जो आपका निम्स बनेगा एसेंशियली लास्ट में आके, नेट इंटरेस्ट मार्जिन मार्जिन जो आपका है वो उसमें ज़्यादा रहेगा। तो इस कंपनी के साथ दूसरा प्रॉब्लम क्या चल रहा है, मार्जिन इसके कंप्रेस हो रहे हैं। अब कंप्रेस क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे भी दो रीज़न है, इसीलिए मैंने बोला ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। पहला रीज़न ये है कि इसका जो डिपॉजिट वाला साइड है, कंपनी क्या कर रही है, डिपॉजिट तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। डिपॉजिट वाले साइड को इसीलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। कंपनी ठीक ठाक, मतलब इसका 37% कासा रेशियो है, ज़्यादा होगा तो बेटर। एक्सिस का, आई थिंक एक्सिस और कोटेक का 43% के आसपास आके स्टेबलाइज हुआ है। एक का 46 है, एक का 43। आई एम नॉट श्योर कि, आई थिंक एक्सिस का 46 है, कोटेक का 43 है। और HDFC का तो जब से उसने रिवर्स मर्जर किया HDFC लिमिटेड के साथ, अपनी पेरेंट के साथ, तो वहाँ पे उसका तो 36% आ गया, वो कम है। इसका भी मुझे कम लगता है, 37%। आगे स्कोप हो सकता है इसको 40% एटलीस्ट खींच के लेके जाने का, बट आई डोंट नो लेके जाएगी या नहीं, मुझे नहीं पता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, निम्स जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, आप ये समझो कि बीच का मोटा माटी एकदम बीच का गैप नहीं होता है अब, लेकिन मार्जिन समझो, मार्जिन पे कंप्रेशन क्यों आ रहा है, बिकॉज मैं NII और NIM बहुत बता चुका हूँ, दोबारा मेरा मन नहीं है उसको बताने का। तो जब इसका मार्जिन्स कम क्यों हो गया है, क्योंकि इसने एक तो डिपॉजिट पे कोई रोक नहीं लगाई है, डिपॉजिट ये लेते जा रही है कस्टमर से। अब जब डिपॉजिट लेगी कस्टमर से तो उसको पैसा भी देना पड़ेगा कस्टमर को। इसका तो इंटरेस्ट रेट भी हाई है जो ये चार्ज करती है, आई थिंक 6% से ऊपर है इसका, जो ये अपने इंटरेस्ट में देती है कस्टमर्स को। तो ऑन वन हैंड इसका जो कॉस्ट है वो, उसमें कोई कमी नहीं आई है, ऑलराइट। लेकिन ये जो लोन देती है, इसने डिसबर्समेंट स्लो कर रखे हैं, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में इसको दिक्कत आ रहा है। ट्रैक्टर और यूज्ड वो ट्रैक्टर और टू व्हीलर वाले सेगमेंट में इसको दिक्कत आ रहा है। क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन वाले सेगमेंट में इसको दिक्कत आ रहा है। और ये हाई यील्डिंग एसेट्स हैं, हाई यील्डिंग लोन्स हैं, इसमें ये थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती है, ऑन एन एवरेज से 11-12% ज़्यादा चार्ज करती है इन सेगमेंट्स में। तो ये वाले सेगमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये हाई मार्जिन सेगमेंट है, और ऊपर से इसका डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है। तो दोनों तरफ से मार पड़ रही है इसको, डिपॉजिट का पैसा इनको देना पड़ रहा है और यहाँ से इनको पैसा आ नहीं रहा है। तो इस वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी कंप्रेस हो गए हैं। अगर मैं आपको मार्जिन्स बताऊँ, हाँ, अभी ये यील्ड और कॉस्ट मूवमेंट का आप ग्राफ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप देखो यील्ड ऑन एसेट्स, अब चाहे Q1 FY25 का देखें, चाहे Q2 FY25 का देखें, यील्ड ऑन एसेट्स। अब यील्ड ऑन एसेट्स और यील्ड ऑन एडवांसेस में डिफरेंस क्या होता है। एडवांसेस आर अ पार्ट ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स बहुत हो सकते हैं। एक तो आपको लेट्स से कैश रिजर्व्स आपने RBI में रखे हुए हैं, उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो आपका एक एसेट हो गया। आपने FD कराई हुई है या दूसरे बैंक में आपने अपना पैसा पार्क करा हुआ है, तो वो आपका दूसरा एसेट हो गया, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। एक एसेट होता है लोन्स, जो बैंक का बिजनेस होता है, आपको लोन देना, मेरे को लोन देना है, किसी और को लोन देना, जिससे वो पैसा कमाता है। एसेट मतलब आपकी पूंजी, आप जिससे भी पैसा कमाओ वो आपका एसेट। तो जो एसेट है वो तो बहुत सारे होते हैं, लोन इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल एसेट्स। तो ओवरऑल इसका मतलब यही है कि जो यील्ड ऑन एसेट्स है वो कितना है आपका, 9.69%। अगर मैं Q2 FY25 की बात करूं, यील्ड ऑन एडवांसेस कितना है, यील्ड ऑन एडवांसेस मतलब जो आपने लोन बांटे हैं, जो आपका RBI में पैसा पड़ा है या और बैंक के पास पड़ा है, वो इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें वही काउंट होगा जो आपने लोन कस्टमर्स को दिए हैं, जो एडवांसेस आपने कस्टमर्स को दिए हैं। तो यील्ड ऑन एडवांसेस कितना है, 12.31%। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कितना है, 6.55। मैंने आपको बताया कि इसका कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट ज़्यादा है जो ये रिटेल कस्टमर्स को देती है। और कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब, कॉस्ट ऑफ फंड और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में क्या फ़र्क है, जो एसेट और एडवांसेस में फ़र्क है। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट तो, अब जब हम कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें तो हम सिर्फ डिपॉजिट से फंड नहीं उठाएगा, बैंक सिर्फ डिपॉजिट से फंड नहीं उठाता है, बैंक बॉन्ड से भी फंड उठाता है, बैंक दूसरे बैंक से भी पैसा लेता है, बैंक कहीं और किसी और कोई कमर्शियल बॉन्ड निकाल के पैसा लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड निकाल के पैसा लेता है, कोई ECB करता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग करता है। तो कॉस्ट ऑफ फंड तो आपका कम रहेगा, क्योंकि आपका डाइवर्सिफाई हो गया है कॉस्ट ऑफ फंड बहुत सारी चीज़ों में। तो वो 5.61 है। और कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखें, मतलब जो रिटेल कस्टमर्स हों या फिर टर्म डिपॉजिट जिसने किया है, किसी ने FD करवाई है, किसी ने सेविंग्स अकाउंट खोला है, किसी ने करंट अकाउंट खोला है, तो वो जो कस्टमर्स हैं उनका होता है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब जो आपने टोटल, वो भी इसमें आएगा, डिपॉजिट वाला भी, और बाकी आपने कहाँ कहाँ से पैसा उठाया, बेसिकली जिस बैंक ने किसी भी सोर्स से पैसा उठाया है, दैट इज़ काउंटेड इन इट्स कॉस्ट ऑफ फंड्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब की प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स पे चलते हैं इसके। तो एन आई एम्स की मैंने अभी बात करी थी, मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, गूगल भी आप कर सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, चलो समझा ही देता हूँ क्या होता है, फिर मेरे को खुद अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ पे मिस यहाँ से फिर वो आपका ध्यान छूट जाएगा इस पॉइंट से। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है, पहले आप समझो नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होता है। आपने किस कॉस्ट पे पैसा उठाया और किस प्राइस पे आपने इंटरेस्ट में लोन दिया। तो जो आप ऑब्वियसली कम पे उठाओगे, ज़्यादा पे दोगे, तभी तो आपका सेंस बनेगा बिजनेस कम करने का, बैंक का। तो जितना वो बीच का इंटरेस्ट कमाता है एज एन इनकम, तो उसको हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, अब नेट इंटरेस्ट इनकम को हम टोटल लोन से डिवाइड कर देंगे, तो अब हमारा आएगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कितना हमने मार्जिन कमाया। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखो 4.08% कम है। पहले Q2 FY24 में अगर मैं बात करूं, एक साल पहले 4.29% हुआ करता था, अब 4.08% हो गया है। दो रीजंस मैंने इसके ऑलरेडी आपको बता दिए थे थोड़ी देर पहले कि क्या क्यों हुआ है ये। ओके, टोटल फी टू एसेट्स रेशियो भी देखो, तो टोटल फी टू एसेट रेशियो भी हमारा कम हो रहा है, बिकॉज इनकी एक तो ट्रेजरी फी इनकम जो है वो चली गई। पीएस जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्रेडिट्स जो होते हैं, पीएसएलसी क्रेडिट्स, वो इनके चले गए। बाकी कोई गाइडलाइंस भी आई थी क्रेडिट कार्ड को लेके कि आप मतलब एक्सेसिवली पेनल्टी नहीं चार्ज कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन चार्जेस इतना उतना कुछ इनका फ़ी का दिक्कत हुआ था क्रेडिट कार्ड के एंड से भी, तो वहाँ से भी फ़ी का लॉस आया है। तो अभी ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे डिसबर्समेंट आगे बढ़ेंगे और क्रेडिट कार्ड में हम वापस से ग्रो करेंगे या एमएफआई में वापस से ग्रो करेंगे, तो हमारा फ़ी का जो फिगर है वो वापस से ठीक हो जाएगा। अभी तो आपको कम लग रहा है। कॉस्ट टू इनकम की बात करेंगे, कॉस्ट टू इनकम बढ़ गई है इनकी। आप देखो थर्ड ग्राफ आप देखो 52% पे आ गई है। ये इसीलिए भी हुआ है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये कलेक्शन पे बहुत काम कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में इन्होंने कलेक्शन में बहुत रिसोर्सेज डाले हैं, तो पैसा खर्च होता है, इस टाइम पे पैसा खर्च होगा, तो वही चीज़ आपको फिगर्स में दिख रही है। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखो एवरेज लोन्स पे और एवरेज एसेट्स पे, जो डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया था, अब आपको ये पॉज करके खुद देखना है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ओके, अब की फाइनेंशियल इंडिकेटर्स, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वैसे हैं और, बट आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ ये लास्ट स्लाइड डिस्कस कर रहा हूँ। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर आप देखो तो 1% पे आ गए हैं। ये थोड़ा ऑप्टिकली हमको लो इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि उन्होंने जो इनके कंटिजेंसी प्रोविजन था जो मैंने आपको पहले बताया, वो सिर्फ 1,000 करोड़ का था। इस बार इन्होंने 1525 CR का किया है, तो 500 करोड़ इन्होंने और निकाल लिए उसमें से अपने प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में जब रेवेन्यू से, टोटल इनकम से प्रॉफिट में पैसे बहते हुए आता रहता है, तो आप पहले ही प्रोविजन खींच लेते हैं। तो इन्होंने 500 करोड़ के एक्स्ट्रा प्रोविजन खींच लिए, मतलब आपका नेट प्रॉफिट जो होना था वो 500 करोड़ से ज़्यादा का होना था, वो नहीं हो पाया, बिकॉज आपने एडिशनली बुरे वक्त के लिए अभी से ही 500 करोड़ खींच के रखे हुए हैं। तो इस वजह से आपको 1.70 से एकदम फॉल लगेगा 1% का, बट ये टेम्परेरी है, आगे जाके ये ठीक हो जाएगा, तो इसमें इतने बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सेम थिंग इज़ विद आरओई और आरओए का ऑलमोस्ट मतलब फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट न्यूमरेटर में आता है दोनों के, और डिनोमिनेटर में इक्विटी के केस में आता है शेयर होल्डर्स इक्विटी, आरओई के केस में, आरओए के केस में आता है एसेट्स, जिसमें आपके लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी दोनों आ जाता है, शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज़ भी आता है आरओए के डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर जब आपका कम हो गया है 500 करोड़ से दोनों के केस में, तो आपका आरओए और आरओई दोनों कम हो जाएगा। अर्निंग्स पर शेयर भी आपका फिर कम हो जाएगा। अर्निंग्स पर शेयर होता क्या है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नेट प्रॉफिट तीनों केस में कम हुआ है। नेटवर्थ इनका थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन नेटवर्थ पे अभी इतना कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। मैं चाह रहा था कि मूवमेंट इन एनपीए समझाऊं कि किस हिसाब से मूवमेंट रहा है, लेकिन मैंने और वीडियोस में भी समझाया, एंड इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि और चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अभी मेरा क्या है, अगर आपके पास इंडसइंड बैंक पड़ा है, तो मतलब मैं ये कहूँगा कि उसको रखो। अगर बहुत ज़्यादा लॉस, मतलब कर लेगी कंपनी, रिकवर कर लेगी जैसे जैसे माइक्रो फाइनेंस ठीक होगा। और जितना मैंने अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट को सुना, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि Q3 और Q4 में आके जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है, एटलीस्ट फॉर दिस कंपनी इट इज़ गोइंग टू बी बेटर। होगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैं जो मैनेजमेंट कह रहा है मैं आपको आके आई एम जस्ट अ मीडियम थ्रू विच आई कैन शेयर वट एवर द मैनेजमेंट हैज सेड इन इट्स अर्निंग्स कॉल, बिकॉज मुझे पता है आप लोग अर्निंग्स कॉल नहीं पढ़ते हैं। तो वही चीज़ अगर आप अर्निंग्स कॉल से भी पढ़ेंगे तो वही चीज़ आपको नॉलेज मिलेगी जो मैं यहाँ आके आपको दे रहा हूँ। कोई मेरे पास कोई नंबर नहीं है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो
2-3 क्वार्टर्स लग सकते हैं। Q3 में आके थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी, बिकॉज़ क्या होता है ना, Q3 आपका फेस्टिव सीज़न भी होता है, जो अभी चला था। फिर इसमें क्या होता है, आपका व्हीकल्स भी अच्छा बिकता है तो उसके लिए लोन भी जाएगा, और जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है उसके जो कस्टमर्स हैं उन पे भी फेस्टिव सीज़न के टाइम पे पैसा आता है, तो उन पे जो उधार है तो वो भी चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा कम करें हम उधार को, तो इस बैंक के पास शायद पैसा भी आए, जो कलेक्शन है। लेकिन देखना पड़ेगा अभी सब कुछ। फ्रेश एंट्री के लिए तो देखो, सजेशंस मैं नहीं दूंगा, लेकिन इफ़ आई वर यू, मैं फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पे नहीं नहीं करता, बिकॉज मैं सम्मान कैपिटल में ऑलरेडी परेशान परेशान नहीं हूँ, बट ये बोलूँगा कि वहाँ पे मेरे को थोड़ा लेसन मिला। बट अगेन, सम्मान कैपिटल में आई थिंक 3 to 4% मेरा एंटायर 3% होगा, 4% भी नहीं होगा, 4 तो ज़्यादा हो जाएगा। 3% मेरा पोर्टफोलियो है ऑफ द ओवरऑल साइज, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, और उसमें कोई मेरी बाइंग प्राइस जो है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी लॉस में आई थिंक 15-16% लॉस में है अभी, जो सम्मान कैपिटल लास्ट जो मैंने चेक किया था। और मंडे को आके तो आई थिंक वो स्टॉक और गिरेगा, तो तब लॉस तो और वाइडन हो जाएगा, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। बट हाँ, वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई कि वेट करो। वेट पता पहले भी था, लेकिन मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि यार काफ़ी टाइम से कंसिस्टेंटली इसका प्रॉफिट का फिगर बढ़ता है, और इवन दो रेवेन्यू में बहुत ग्रोथ नहीं थी, लेकिन इसने राइट्स इशू किया था, इस पर पैसा बहुत आ गया है, और मैनेजमेंट ने नाम चेंज कर दिया, पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज मैनेजमेंट हो गया है, किसी एक के पास प्रमोटर पे किसी ऐसे पे बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का चांसेस कम है। तो वो चीज़ अब देखूंगा मैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अर्निंग्स कॉल से चीज़ें क्लियर होंगी, क्या पता वन ऑफ हो और इसके बाद ठीक करे वापस, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ से मेरे को समझ आया कि नहीं यार, नहीं ये सब मतलब, लेकिन ठीक है, वो तो छोटा सा पोर्शन है, बट लेसन तो लेसन होता है, चाहे वो छोटे गलती से आपको पता चले, चाहे बड़ी गलती से आपको पता चले। तो इस केस में क्या है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पता है क्या वेट करता, कि कब माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड वाला जो सेगमेंट है कब जाके वो ठीक हो रहा है, कब वहाँ पे जो फॉरवर्ड फ्लो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, कब जाके जो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे फॉरवर्ड फ्लो कम हो गए हैं, और हम आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट जो हमारी है उसको हम वी आर वेरी श्योर कि इस क्रेडिट कॉस्ट को हम ब्रीच नहीं करेंगे। तो वहाँ पे जाके मेरे को लगेगा ओके, अब चीज़ें ठीक हो गई हैं। अब फिर मैं उसके एक क्वार्टर बाद और अच्छा रिजल्ट आया, मैनेजमेंट ने जो कहा वो किया, तो मैं एलोकेशन बनाने की सोच सकता हूँ। चाहे फिर उसके बाद उस टाइम पे 20-25% स्टॉक बढ़ भी जाए, आई डोंट केयर, बट फंसना नहीं है स्टॉक में इस लेवल पे डाल के। मैनेजमेंट तो आके कहेगा ही, अच्छी अच्छी बातें करेगी, कौन मैनेजमेंट आके कहता है नहीं यार सब खत्म हो गया, हम दुकान बंद करके शटर मार के जा रहे हैं, कोई और चलाएगा ये बैंक, हम नहीं चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। Q3 या Q4 में, Q3 एटलीस्ट Q3 तक का तो आपकी जगह मैं होता, मैं वेट करता कि कैसा रिजल्ट रहा है, उसके बाद हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे इस बैंक में। तब तक अभी इतना ही है मेरे पास। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत ही मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये सब चीज़ें बताता है, मैंने एटलीस्ट नहीं देखा है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में कि कोई ये चीज़ आके किसी को भी बताता है। सो ठीक है, इस कंपनी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।